बेटा हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 4 में केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट किया था और उसमें जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी सोफिया का एस मीन सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था प्रॉपर तरीके से। मोनोक्लोरिनेशन पर किस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे, ब्रोमिनेशन का ऑर्डर क्या होता है और हेलोजिनेशन के लिए ऑर्डर क्या होता है, हेलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। उसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं एडवांस लेवल पर जो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट था हेलोजिनेशन, फिर हम लोग नाइट्रेशन और सल्फोनेशन को भी डिस्कस करेंगे इसी में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि कुछ प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन ये है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। और आपको बताना ये है कि मोनोक्लोरिनेशन कराने पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। ऑन मोनोक्लोरिनेशन टोटल प्रोडक्ट बताना है कितने बनेंगे। मोनोक्लोरिनेशन पर प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मोनोक्लोरिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ये अंडरस्टूड है। सभी रिएक्शन में इसको लिखेंगे, ठीक है ना। और देखो सेकेंड CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें भी आपको सेम वही मोनोक्लोरिनेशन पर टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो बताना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने कितने प्रोडक्ट बनेंगे। और देखो थर्ड CH3 CH CH3 CH3, मोनोक्लोरिनेशन पर प्रोडक्ट बताने। मोनोक्लोरिनेशन सभी का कराना है और उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है। ठीक, नोट कर लो, ट्राई करो एक बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो कैसे करेंगे। यहां पर हम लोग एक हेलोजन को लगाएंगे, क्लोरीन को। जिस कार्बन पर ऐड कर रहे हैं क्या वो कायरल कार्बन है? नहीं, ठीक है। तो क्या स्टीरियो में कोई चेंज आएगा? नहीं। क्या डी और एल बनेंगे? नहीं, केवल एक बनेगा। और वो कौन सा होगा? नॉर्मल, ठीक है ना, अकायरल वाला बनेगा, ठीक है। देखो इसको बना लेते हैं, एक एक करके प्रोडक्ट बनाएंगे। सबसे पहला CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, प्रोडक्ट नंबर 1 पहला। क्लियर। देखो क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? नहीं, कोई भी इसमें कायरल कार्बन नहीं, कोई चेंज ना करेंगे, ठीक। दूसरा आ जाओ यहां पर, जब इस वाले कार्बन पर क्लोरीनेशन करा रहे होंगे तो क्लोरीन इधर से ऐड हो सकता है, ठीक है ना, और क्लोरीन यहां से भी ऐड हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इधर से क्लोरीन आएगा हेलोजन निकलेगा, Cl ऊपर रहेगा, इधर से आएगा तो नीचे रहेगा। और ये जो कार्बन है ये कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन। और इस कायरल कार्बन पर जब Cl लग जाएगा, अभी कायरल नहीं है लेकिन Cl लगने के बाद कायरल होगा, तो अगर ऊपर से किया तो डी आ सकता है, एल आ सकता है, नीचे से किया तो फिर डी एल आ सकता है, कोई भी हो सकता है ना। तो यहां से कितने बन जाएंगे? दो। एक यहां से बना, दो प्रोडक्ट यहां से बन जाएगा, ठीक है ना। दोनों को बना ले रहे CH3 CH CH3 C Cl H CH3, एक ये बना दिया, ठीक। और देखो CH3 CH CH3 C
एच सी एल सी एच थ्री, ये बन गया। इस कार्बन पर दो तरह से हम लोग अटैक करा सकते हैं, सीएल का और प्रोडक्ट बना सकते हैं, दो बनेंगे। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन डी तो इसका है, निकाल लेते। देखो प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे, इसकी 1 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी, ये 3 होगा, तो 1 2 3 ऐसे घुमाएंगे। कैसा रोटेशन आ रहा है बोलो भाई? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा तो फिर हम लोग उसको क्या लिखेंगे? एल। ठीक है, इसमें देखो 1 2 3 ऐसे घुमाएंगे, कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? डी। डी और एल ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? इनेंशियोमर। क्या हो जाएंगे? इनेंशियोमर। ये आपस में इनेंशियोमर। ठीक। और देखो एक हम लोग यहां पर अटैक करा सकते हैं, इस जगह पर। यहां जब सीएल का अटैक कराएंगे तो क्या ये कार्बन कायरल बनेगा? नहीं। तो इससे एक ही प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3 C CH3 Cl CH2 CH3, ये 4th नंबर। ठीक है, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? नहीं, कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो कुछ नहीं, बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर ना? ठीक। और देखो अब यहां पर बात करते हैं, ये दोनों कार्बन एक जैसे दिख रहे हैं। इस कार्बन पर अटैक कराएंगे तो दूसरा बनेगा, इस पर अटैक कराएंगे तो दूसरा बनेगा। क्लियर ना बात? मान लो कि हमने Cl को यहां पर अटैक कराया, इस वाले पर अटैक कराया, H ऊपर Cl यहां आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3। देखो इस वाले पर हमने Cl का अटैक कराया, ये बना। अब अगर इधर वाले पर Cl अटैक होता तो ऐसा बनता, CH3 C CH2Cl CH2CH3 और H, ये बन जाता। अब इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। देखो IUPAC नेम दोनों का सेम आएगा, तो आप सेम प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है ना, इंक्लूडिंग स्टीरियो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, तो फिर वो देखना पड़ेगा सारी चीजें। तो इसका अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी? 1 इसकी, फिर 2 इसकी, फिर 3 इसकी। तो 1 2 3 ऐसा रोटेट कराएंगे, कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज, तो क्या बोलेंगे? डी। यहां पर देखो 1 2 और ये 3, तो ऐसा घुमाएंगे, कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, एक डी और एक एल। बोलो भाई क्लियर हुआ? प्रोडक्ट नंबर 5 प्रोडक्ट नंबर 6 ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के क्या बन गए? इनेंशियोमर। ये भी आपस में एक दूसरे के क्या बने हुए? इनेंशियोमर पेयर। क्लियर? टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? 6। ठीक है ना? गलती मत करना। देखो भाई गलती क्या होती है, एक यहां लगा देंगे सीएल, ये बन जाएगा, एक यहां से बन जाएगा, एक यहां से बन जाएगा, इन दोनों से सेम आ रहा है, सेम आ रहा तो एक काउंट करेंगे, नहीं सेम नहीं आ रहा। देखो यहां पर कराओगे तो डी वाला आएगा, यहां कराओगे तो एल वाला आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट का नंबर भी चेंज हो जाएगा। अब अगर इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि बताइए इसका एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो वाले को हटा करके बताओ, स्टीरियो को हटाकर, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। 4 प्रोडक्ट बनेंगे, एक इन दोनों में से एक काउंट करेंगे, 2 3 4। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आ जाए, इंक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो को साथ में रखेंगे तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? 6। स्टीरियो को भी रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। ठीक। अब देखो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन का मोनोक्लोरिनेशन कराने पर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें से कितने का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए पता ना आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्ट काउंट करने पड़ेंगे। पहला एक तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट, ये हो गया सेकेंड प्रोडक्ट, ये थर्ड। सेकेंड और थर्ड दोनों क्या है आपस में? इनेंशियोमर। और इनेंशियोमर के
पेयर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग लगभग सेम होता है, इसलिए इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर आप आएंगे तो एक ये हो गया, इन दोनों का एक काउंट करेंगे, इसका एक काउंट करेंगे, इन दोनों का एक काउंट करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा कितने को सेपरेट कर सकते हैं? 4। टोटल कितने का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे? 4 का। क्या इनएंशियोमर पेयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे? नहीं। जीओसी के पार्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले में, एनालिसिस वाले में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, कई सारी टेक्निक थी। इनएंशियोमर को नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? समझ गए ना क्वेश्चन को? ठीक, इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम यही बताना है, टोटल प्रोडक्ट कितने, सबका बना करके चेक करना है, नोट कर लो और सारे प्रोडक्ट बना करके देखो, प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट कुछ नहीं। देखो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 6। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने का होगा? 4 का। अगर इसमें क्या लिखेंगे? इंक्लूडिंग स्टीरियो, और आंसर 4 कब होगा? जब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो को हटा देंगे तब। क्लियर? आंसर नोट कर लो, इसमें आ जाए। देखो भाई ऐसे समझते हैं, यहां पर सीएल लगा देंगे, ठीक, क्लियर? एक प्रोडक्ट इस वाले पर यहां से सीएल लगाएंगे, इधर से भी सीएल लगा सकते हैं। कितने प्रोडक्ट बन गए? 2। और ये आपस में एक दूसरे के क्या बन जाएंगे? एनेंशियोमर। ठीक, इस कार्बन पर सीएल लगेगा तो ये कायरल बन जाएगा, ठीक है ना? इधर से सीएल लगाने पर कॉन्फ़िगरेशन दूसरा आएगा, इधर से सीएल लगाएंगे तो दूसरा आएगा, अपवर्ड डाउनवर्ड। एक हम लोग यहां पर लगा सकते हैं, एक ही हाइड्रोजन, और सीएल लगने के बाद भी कायरल नहीं हो रहा है ना, तो एक ही लगाएंगे। अब इसके बाद में इन दोनों में से इसमें एक इधर से कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कर सकते हैं और यहां पर भी कर सकते हैं। टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8। डायरेक्ट लिखेंगे आंसर 8। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने का कराया जाएगा? बोलो भाई, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एनेंशियोमर के कितने पेयर बन रहे हैं भाई? 1 पेयर, 2 पेयर एनेंशियोमर, ये वाला भी तो आपस में एनेंशियोमर है ना, इन दोनों को एक काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एफडी कितने की होगी? 5। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने का होगा? 5 का। एफडी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा 5। ये जो आंसर 8 लिखा हुआ है, ये एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है या इंक्लूडिंग है? इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग वाला। अच्छा, एक्सक्लूडिंग में कितना हो जाएगा आंसर? एक्सक्लूडिंग 2 को 1 मानेंगे ना, 1 2 3 4 5, आंसर 5। अगर एक्सक्लूडिंग की बात करें तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्सक्लूडिंग में आंसर आ जाएगा 5। समझ गए ना? जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं उतना ही एक्सक्लूडिंग वाला आंसर होगा। इसमें देखो, यहां पर सीएल लगाएंगे 1, यहां लगाएंगे 1, ठीक, यहां लगाएंगे तो फिर ये कायरल बन जाएगा, यहां भी लगा सकते हैं, और ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? एनेंशियोमर। 1 2 3 4, आंसर कितना आ जाएगा? 4। टोटल आंसर 4 आएगा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने का हो सकता है? 3 का। क्यों? क्योंकि एक तो एनेंशियोमर पेयर बन रहा है, और एनेंशियोमर पेयर का तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ना कराएंगे। यहां पर देखो, एक इसका एक प्रोडक्ट बना, ठीक, यहां लगा दिया, एक यहां से लगा लिया, ऐसे। क्लियर? अब इस वाले में
जब Cl लगाएंगे तो CH3 रहेगा ना, ये कायरल नहीं रहेगा। और अगर ये वाला कायरल नहीं है तो फिर यहां पर हम लोग दूसरे Cl को नहीं लगा सकते, समझ रहे हो ना बात को, दूसरा Cl नहीं लगेगा। फिर क्या करेंगे, एक यहां लगाएंगे और दूसरा भी हम लोग यहां पर लगा सकते हैं, या फिर ऐसे देखो, यहां पर जब लगाएंगे इस जगह पर तो ये कायरल बन जाएगा, बात समझ रहे हो। इधर अगर Cl ऐड होगा तो ये कायरल बन जाएगा, तो इधर लगाएंगे Cl, ऊपर रहेगा, इसमें भी लगा सकते हैं, ये रहेगा, तो ये और ये दोनों आपस में क्या बन गए, इनेंशियोमर पेयर, इनेंशियोमर के पेयर बन गए। एक यहां पर सेम चीज यहां पर भी हो रही है, वही बनेगा ना जो इधर से बन रहा है, वो इधर सेम पार्ट है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। और 3 आंसर में बताओ एफडी कितने की हो सकती है, 2 की, क्योंकि एक तो इनेंशियोमर पेयर है और इनेंशियोमर पेयर को हमेशा एक काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, तो एक की एफडी हो सकती है। क्लियर ना। इसमें देखो यहां पर कराएंगे, एक तो इधर हो जाएगा, ये एक यहां पर लगा देंगे, ठीक। अब इन दोनों, इन तीनों में से, तीनों कार्बन एक जैसे हैं, किसी पर भी आप लगा लो, किसी पर भी लगा लो, Cl लगाने के बाद भी कायरल ना हो रहा है, मान लो ये भी कायरल नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, यहां अगर आपने Cl लगा दिया तो ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं होगा, क्योंकि दो CH3 एक जैसे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए इसके दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 2। और एफडी कितने की हो जाएगी, 2 की, 2 बनेंगे, दोनों की एफडी हो जाएगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेंगे। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मोनोक्लोरिनेशन पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, कितने का एफडी कराएंगे, कितने का क्या, तो सारे प्रोडक्ट को हम लोग बना करके एक बार चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक। ये तो सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम लोग उसी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के सेकेंड पार्ट में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में आते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हुई सभी को अच्छे से। अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये देखो CH3 और यहां पर CH2। देखो इसको एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं इसी का। मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं, मोनोक्लोरिनेशन, प्रोडक्ट बताइए कितने बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनोक्लोरिनेशन, तो देखो क्या करना है भाई। अच्छा, मोनोक्लोरिनेशन, एक बार Cl को यहां लगाएंगे, यहां Cl लगाने पर, यहां पर Cl लगाने पर ये वाला कार्बन जो है ये तो कायरल है, लेकिन जब इधर Cl लगाएंगे तो एक H निकलेगा, 2 H बनेंगे, बचेंगे ना, तो ये कायरल नहीं होगा, कायरल नहीं बनेगा ये, तो फिर इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, बात समझ रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। बना लेते हैं CH2Cl, यहां पे क्या आ जाएगा ClH, CH2CH3, एक ही बना, ठीक है ना। दूसरा, इस Cl को यहां पर लगा सकते हैं, CH3 Cl Cl CH2 CH3, एक ये बन जाएगा। यहां पर इधर से लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, देखो ऐसा CH3 ClH ClH CH3, और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ClH ClH CH3, ये बन गया, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके देखिए टोटल कितने प्रोडक्ट बने, एक तो ये बन गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, आंसर क्या हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा 5 प्रोडक्ट।
अच्छा ये बता दो हमको कि इन पांचों में से एफडी कितने में होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कितने में होगा? क्या कोई एनेंशियोमर पेयर बन रहा है? हाँ ये कुछ लग रहा है ऐसा। ये क्या है? क्या ये एनेंशियोमर पेयर है? नहीं, ये है डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर जिसमें डिफरेंट लाइन आती हैं। देखो भाई, मिरर इमेज, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, डिफरेंट लाइन, डाइस्टीरियोमर। और डाइस्टीरियोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो पांचों के पांच में एफडी हो जाएगी। कितने में होगी? पांचों में। और टोटल जो आंसर होगा वो 5 ही आएगा, चाहे इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग कुछ भी पूछा जाए, 5 आंसर होगा। ठीक है ना? ऐसे ही हम लोग एक और बढ़ा सकते हैं, इसमें और कर लेंगे। CH3 Cl H CH2 CH2 CH3, इसका भी कर सकते हैं। इसमें भी मोनोक्लोरिनेशन पर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कितने बनेंगे। तो देखो भाई, एक यहां से बन जाएगा, एक यहां से बन जाएगा, यहां से कितने बनेंगे? 2, एक इधर से एक इधर से, ठीक है, 2 यहां से भी कितने बन जाएंगे? 2, एक इधर से एक इधर से, यहां से कितना बन जाएगा? 1। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने हो गए? 7 प्रोडक्ट बन जाएंगे इसमें। ठीक है ना? आंसर आ जाएगा 7। बताओ एफडी कितने की होगी इसमें? एफडी की देखो, 1 2, इनमें से एक 3 4 और एक ही कितना हो जाएगा? 5। 5 की एफडी नहीं, 5 की नहीं होगी। एफडी के लिए भाई देखो, यहाँ पर डायस्टीरियोमर बनेंगे, तो आपको बना करके एक बार देखना पड़ेगा कि इनेंशियोमर बन रहा है, डायस्टीरियोमर बन रहा है। और अगर डायस्टीरियोमर हुआ तो फिर उसकी एफडी करा लेंगे, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाएगा। क्लियर ना? सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे इसके बाद में ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि एफडी करानी या नहीं करानी। ठीक है? ठीक भाई, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट। इसके बाद में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हैलोजनेशन पढ़ा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन का। सेकेंड पार्ट में नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। देखिए, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, बी नंबर डाल लेंगे, हेडिंग नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के नाइट्रेशन के लिए एक हमने ये एग्जांपल लिया हुआ है, CH2 CH3। इसको हम लोग वेपर फेज नाइट्रेशन भी बोलते हैं। एल्केन का नाइट्रेशन कराते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन का मतलब क्या है? लोअर एल्केन का ही नाइट्रेशन कराएंगे। ठीक है ना? देखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 लेंगे, HNO3 नाइट्रेशन कराया जाएगा। तो जितने भी बॉन्ड ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे ब्रेक होंगे। एक तो CH बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, यहां से H बॉन्ड ब्रेक होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है ना? एक ऐसा होगा, यहां से H बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, CH3 CH CH3 NO2। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से कराएं तो सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। आप क्या करेंगे? बीच से बॉन्ड ब्रेक करा देंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 NO2 बन जाएगा। ये वाला CH3 NO2 बन जाएगा। टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? 4। आंसर कितना आ जाएगा? 4। वेपर फेज नाइट्रेशन कराने पर प्रोपेन का कितने प्रोडक्ट बन रहे? 4। देखिए, वेपर फेज नाइट्रेशन जब भी कराया जाएगा तो जितने भी बॉन्ड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है ना, सभी को ब्रेक करेंगे। पहले कार्बन हाइड्रोजन वाले ब्रेक करेंगे, फिर कार्बन कार्बन वाले ब्रेक करेंगे, और बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दोनों पार्ट में क्या लगाना है? NO2 NO2 लगाना है। ठीक है ना? नाइट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए सल्फोनेशन से, बहुत रेयर केस में रिएक्शन पूछी जाती है, फिर भी सल्फोनेशन। एल्केन का भी सल्फोनेशन होता है, सल्फोने ग्रुप का एडिशन होता है। एक एल्केन हमने लिया RH और इसका सल्फोनेशन करा रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं, या फिर H2S2O7 को ले सकते हैं। इसका नेम क्या होता है? ओलियम। ओलियम को लेंगे तो H हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा, RSO3H। सल्फोनेशन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? SO3। सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, ये जाकर के यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है,
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना। सोफिया के एस को हम लोगों ने कंप्लीट किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे मेन हाइड्रोजनेशन वाला ही था। अब आते हैं इसके ओ वाले पार्ट पर, ऑक्सीडेशन, फिर फ्रेगमेंटेशन, आइसोमराइजेशन और एरोमेटाइजेशन, ठीक है ना। ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आज जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर था, काफी बच्चों ने फीडबैक दिया हुआ, पेपर काफी इजी था, केमिस्ट्री का खासकर काफी इजी आया, ऑर्गेनिक बहुत सिंपल आई हुई। बाकी अभी बचे हुए हैं 21 से 29 तक हैं, जिन बच्चों के पेपर अभी बचे हुए एक बार पेपर को जरूर चेक करें, देखें उसको किस लेवल के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का ऑक्सीडेशन। एल्केन के ऑक्सीडेशन को हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जितना एल्केन है पूरा का पूरा बर्न कर दो। ऑक्सीडेशन मतलब बर्निंग, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बर्निंग, ऑक्सीजन के साथ में एल्केन की रिएक्शन। तो देखो CXHY X प्लस Y/4 क्या होगा, O2 X CO2 बन जाएगा, प्लस Y/2 क्या बनेगा, H2। हाइड्रोकार्बन कंबस्शन की वैलेंस इक्वेशन याद होना चाहिए, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, किसी का भी कंबस्शन कराएंगे इस तरह से करा लें। X क्या है, कार्बन का कोफिशिएंट, Y क्या है, हाइड्रोजन का कोफिशिएंट। एग्जांपल से समझते हैं। देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ C3H6, ये इसको बर्न करना है O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड होगा, कितने मोल रिक्वायर्ड होगा। तो क्या करेंगे, C+6 मतलब 3+6 बाई क्या करेंगे 4, कैंसिल कर लेंगे, इसको कितना आ जाएगा 3/2 1.5 मतलब 4.5 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखो X CO2 कितना बनेगा 3 टाइम्स 3 CO2, वाटर कितना बनेगा, जितने हाइड्रोजन उसका हाफ करेंगे 3H2। देखो वैलेंस इक्वेशन होगा, ये सभी के लिए वैलिड होती है, चाहे आप एल्कीन का कंबसन कराओ, चाहे एल्काइन का कराओ, चाहे मीथेन का कराओ, किसी का भी कराओ, सबके लिए वैलिड होती है, ठीक है ना। ये कंप्लीट कंबसन हो गया। सेकंड इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन लिखेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे कार्बन सॉलिड बन जाता है और H2O बन जाएगा। देखो CH4 प्लस O2 से कार्बन प्लस H2O, CO2 नहीं बना यहाँ पर, ये सॉलिड कार्बन बन गया ऐसे। यहाँ पे इसको बैलेंस कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। देखो कार्बन बन गया, CO2 नहीं निकला, ठीक है ना। वही कार्बन देखो ना, जब इनकम्प्लीट कंबसन करते हैं, मतलब किसी भी लकड़ी वगैरह को जलाते हैं, तो अगर उससे प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं हो पा रही तो फिर कार्बन मतलब ज्यादा निकलता है, समझ रहे हो, CO2 नहीं निकलता, कार्बन ज्यादा निकलता है, काला काला पूरा हो जाता है एनवायरमेंट आसपास का, ब्लैक, ठीक है ना। वही नेक्स्ट कंप्लीट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की पार्ट पढ़ रहे हैं। सी नंबर देखो, ये सी का सी नंबर, स्टीम के साथ रिएक्शन करा लेंगे मीथेन के, रिएक्शन विद स्टीम CH4 H2, ये H2 स्टीम वाटर है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। ये भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा ना, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे, CO बनेगा प्लस 3H2 बनेगा। ये क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस,
और क्या बोलते थे इसको, सिन गैस, वाटर गैस सिन गैस का मिक्सचर बन जाता है ये CO+3H2 जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे स्टीम के साथ। ये भी ऑक्सीडेशन है, मीथेन का, एल्केन का ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और देखो कुछ एग्जांपल, डी नंबर, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, CD, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब जहां पर रिएक्शन रोकनी है वहां पर रोको, जो भी बनाना, कार्बन तो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 तो CO2, जहां पर भी करना है। देखो जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, CH4+O2 कॉपर के साथ में, कॉपर यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं, कॉपर के साथ में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराएंगे, CH3OH मिथाइल एल्कोहल बनेगा, मीथेन से मिथाइल एल्कोहल, टेम्परेचर 523 केल्विन, प्रेशर 100 एटमॉस्फेयर, 100 एटमॉस्फेयर, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, मिथाइल एल्कोहल को बना लिया, ठीक है ना। और CH4 का, अगर इसी से CH4 से ही हम लोग मोलिब्डेनम ऑक्साइड डाल देंगे, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और इसको हीट कर देंगे, तो मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ जब इसको हीट करते हैं तो यहां से बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड, ये मोलिब्डेनम के साथ फॉर्मल्डिहाइड, कॉपर के साथ में मिथाइल एल्कोहल, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, जो भी कुछ बनाना है उसके साथ बना लेंगे। इथेन में अगर मैग्नीज एसीटेट डालेंगे, CH3 ऑक्सीडेशन, CH3COO का होल ट्वाइस Mn ये डालेंगे मैग्नीज, तो यहां से भी क्या बन जाता है, यहां से एस्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, CH3 एनसीईआरटी की डायरेक्ट रिएक्शन है ये, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा एल्केन है जिसके पास में 3 डिग्री का हाइड्रोजन है, 3 डिग्री हाइड्रोजन है, CH3H, ये इसको ऑक्सीडेशन कराना है, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन के एल्केन की रिएक्शन करानी KMnO4 के साथ में, केवल 3 डिग्री के लिए होता है, याद रखना। तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, इस पर OH आ जाएगा, CH3C, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मीथेन को अगर हम लोग O2 और आयरन ट्यूब में पास करते हैं, आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, मीथेन को पास करेंगे अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब में या कॉपर ट्यूब में, तो मीथेन से बन जाता है मिथेनॉल, ऑक्सीडेशन में, एल्केन में हम लोगों ने ये पार्ट पढ़े हुए, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, जैसे कि मीथेन का ऑक्सीजन रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब में पास करेंगे तो क्या बनेगा, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन हुआ एल्केन के पास में, तो उसका किस में कन्वर्जन हो जाएगा, OH ग्रुप में। इथेन का मैग्नीज डाइएसिटेट के साथ में क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड। मीथेन ऑक्सीजन मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है ना। मीथेन ऑक्सीजन कॉपर के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हीट करेंगे, क्या बनेगा, मिथेनॉल। ये डायरेक्ट आपको कुछ रिएक्शंस हैं जो याद रखनी है, ठीक है ना।
अब हम लोग एल्केन के मेथड केमिकल प्रॉपर्टीज के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ऑक्सीडेशन के बाद में फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन को पाइरोलिसिस भी बोलते हैं, पाइरोलिसिस, या फिर इसी को क्रैकिंग भी कहते हैं, क्रैकिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। इसको डिकम्पोज करते हैं, लेकिन हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर, याद रखेंगे, हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ एयर। अगर एयर हो जाएगा तो फिर ऑक्सीडेशन वाला आ जाएगा ना। यहाँ एयर नहीं रखनी है, एयर हटा करके फिर हीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो CH4, इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लेना पड़ता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट के कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इथेन को CH3 इथेन को हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस, क्या बन जाएगा, इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। ये इस तरह से हीटिंग एक्शन CH3 CH2 CH3, ये इसको हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें भी ब्रेकिंग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4, देखो, ठीक है ना। ये इस तरह से, और जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है ना ब्रेक होने के बाद जो भी बनने की, वो सब बन जाएंगे। जैसे ये हमने बना दी 3 कार्बन की एल्कीन भी बन सकती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H2 अलग हो सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है ना। सभी को पूरा ब्रेक करा देंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज है उस तरह से ब्रेक कराएंगे। एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में अब हम लोग आते हैं आइसोमेराइजेशन पर, आइसोमेरिक चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सोफिया का सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब हम लोग फ्रेगमेंटेशन, पाइरोलिसिस और क्रैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए आइसोमेराइजेशन, 4th नंबर है आइसोमेराइजेशन, आइसोमेरिक चेंज। एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बनाना है, एक एल्केन से दूसरा एल्केन बनाना है। इसके लिए हम लोग AlCl3 को HCl के साथ लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 प्लस HCl, ये रिएजेंट यूज किया जाता है। ये जब रिएजेंट डालेंगे तो आइसोमेरिक चेंज हो जाएगा, एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बन जाएगा, आइसोमेराइजेशन इसको बोलते हैं। जैसे देखो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ब्यूटेन लिया, एन ब्यूटेन, और इसमें इस रिएजेंट को डाला तो हो जाएगा, इससे ये बन जाएगा, देखो आइसोब्यूटेन बन गया। नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, आइसोमेरिक चेंज हो गया। ब्रांचिंग बढ़ाएंगे, ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ेगी, नॉकिंग वैल्यू जो होगी कम हो जाएगी, ठीक। 5 कार्बन का अगर ले रहे हैं, देखो 5 कार्बन का, ये 1 2 3 4 5 है, इसका कराएंगे तो इससे भी बन जाएगा, एक ये बन गया आइसोमर, 1 2 3 4 5, ये बन गया, 2 आइसोमर बन जाएंगे। जितने भी बन सकते हैं ना उन सभी को बनाएंगे। और ब्रांचिंग बढ़ने से, जैसे ये नॉर्मल आइसोमर है, इसमें ब्रांचिंग बढ़ गई, ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, अगर ब्रांचिंग को इंक्रीज करेंगे, किसी भी एल्केन में ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो ब्रांचिंग बढ़ने से ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। ऑक्टेन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ऑक्टेन नंबर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो फ्यूल एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फ्यूल एफिशिएंसी भी हो जाती इंक्रीज, फ्यूल एफिशिएंसी। इसीलिए तो हम लोग एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर बनाते हैं ना, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि एल्कीन अच्छे फ्यूल के एग्जांपल होते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है और इसकी जो नॉकिंग वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, नॉकिंग ये डिक्रीज हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, आइसोमेराइजेशन कराते हैं, आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर, ये तो हो गया आइसोमराइजेशन। इसके बाद में इसी में हम लोग 5th लास्ट पार्ट पढ़ते हैं,
एरोमेटाइजेशन, 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 एरोमेटिक कन्वर्जन। जैसे कि नॉर्मल 6 कार्बन का एल्केन लिया, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन NHN, और इसमें हम लोग मेटल के ऑक्साइड यूज करते हैं, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड हो गया, वेनेडियम का ऑक्साइड हो गया, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड हो गया, कोई भी मेटल ऑक्साइड, Cr2O3, वेनेडियम V2O5 ले लिया, या फिर मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया, MO2O3, ये मेटल ऑक्साइड। तो एक से दूसरा आइसोमर बन जाएगा। देखो ये क्या है, एन हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन 6 कार्बन। अच्छा एक चीज और, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक कन्वर्जन के लिए ना कम से कम मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। 6 से ज्यादा है तो चलेगा, 6 से कम में फिर एरोमेटिक वाला ना बन पाएगा। तो 6 से ज्यादा होगा ना तभी इसका कन्वर्जन हो जाएगा, और यहाँ से बन जाएगा एरोमेटिक बेंजीन। अगर 7 कार्बन हुए तो क्या हो जाएगा, तो टॉल्यूइन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एक साथ इसका कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इसका एरोमेटाइजेशन हुआ। एल्केन का एरोमेटाइजेशन मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं। क्लियर, पक्का, ठीक। ये एल्केन के बारे में पूरा कंप्लीट हुआ। एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के बाद में हम लोगों ने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, और इसके बाद में अब हम लोग एल्कीन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एल्केन्स के जितनी भी रिएक्शंस को अभी पढ़ा हुआ है उन सभी पर किस टाइप के और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में एक बार जरूर देखेंगे। देखो एल्केन कंप्लीट हुआ। एल्केन पर आने वाले क्वेश्चन, नंबर 1 सबसे पहले नोट करेंगे, इसके बाद में फिर इनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। COONA, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी कराई जा रही इलेक्ट्रोलिसिस, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इससे बन रहा है ए, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बन रहा है ए। फिर ए में ब्रोमीन को डाला Br2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बन रहा है बी। फिर इसके बाद में जो बी बन रहा है, इस बी में आपको ये बताना है टोटल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने बनेंगे, ठीक है ना। मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट इससे, हाँ ठीक है, इतने ही रखते हैं। तो देखो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कपलिंग रिएक्शन होती है ना, जो एक एल्केन है उससे ये हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे, और फ्री रेडिकल जो बना हुआ है ऐसे फ्री रेडिकल दूसरा ला करके जोड़ देंगे। 1 2 3 कार्बन का बना ना, तो 3 का एक और लाएंगे तो कितने का ये बन जाएगा, ए बन जाएगा 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एल्केन। और 6 कार्बन के एल्केन का अगर हम लोग मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे या ब्रोमिनेशन कराएंगे तो कहाँ कहाँ पर लग सकता है, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पर 2 बन जाएंगे, कायरल वाला बन जाएगा। यहाँ पर लगा सकते हैं, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, इधर लग सकता है। 1 2 3 4 5 6 सारे बना करके चेक कर लेंगे, ठीक है ना। इससे टोटल नंबर निकालना कितना आएगा, मोनोक्लोरिनेशन कराने पर कितने बन जाएंगे, 5 आंसर आ जाएगा। देख लो बना, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, डाउनवर्ड अपवर्ड, इससे 2 बन जाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो 1 2, इसमें भी डाउनवर्ड अपवर्ड वाला केस आ जाएगा, 2 यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर आएंगे तो फिर से वही रिपीट कर जाएगा। जब इधर आएंगे ना तो यही वाला तो बनेगा, तीसरे नंबर वाला, देखो फिर से रिपीट कर जाएगा। तो 2 2 4 1 5, 5 आंसर आ जाएगा इसका, ना हो जाएगा 5। क्लियर, आंसर इसका आ जाएगा 5।
और देखो सेकंड क्वेश्चन,